Students, welcome to BioLibrary. I am Manisha and you just have 1 week left for your VARC examination. 7 और 8 ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम स्केड्यूल हुआ है. डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एडमिट कार्ड में कौन सा डेट होता है, यू विल गेट द डेट्स, राइट. आइदर आपका वो 7th को होगा या 8th को होगा. तो अब सिर्फ 5 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है फॉर द अपकमिंग वीक. फर्स्ट, एज आई ऑलवेज से, लेस इज़ मोर. बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अग्रीगेट करने की कोशिश मत करिए. आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स कि मैम प्लीज़ अपने नोट्स दे दीजिए. इन केस यू डोंट हैव एनीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप मुझसे नोट्स मांग रहे हो, देन इट्स गुड कि आप उस चीज़ को सिर्फ मेरे नोट्स से ही बेस बनाओगे. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव सर्टेन नोट्स एंड आपके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ पेजेस पे लिखे हुए हैं या सम बुक इज़ देयर जिसे आपने पढ़ा था, तो आई वुड सजेस्ट कि रादर देन लास्ट टाइम पे स्विच करने से अच्छा है फोकस ऑन योर ओन नोट्स. और आप परसेप्शन किसी का ले सकते हो, लेकिन आप नोट्स लास्ट टाइम में एक्सचेंज मत करो. तो बेनिफिट वाइज भी लेस इज़ मोर हमेशा काम आएगा आपके लिए, कि जितना कम स्टडी मटेरियल है उतने ज़्यादा आपके पास टाइम्स ऑफ रिविजन हो पाएंगे उस स्टडी मटेरियल के. क्योंकि बच्चों के पास बंडल्स ऑफ स्टडी मटेरियल होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है उन्हें उसे रिवाइज करने में. तो आप रिवाइज पहले करोगे एंड देन द कनेक्शन स्टार्ट स्टैब्लिशिंग इन योर ब्रेन. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी यू कैन नॉट डिवाइड या फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इंटायर लाइफ साइंसेस को इन द सब डिसिप्लिन्स. और हमारे एग्जाम्स के लिए हम सब डिसिप्लिन्स पढ़ते हैं. जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो या प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ रहे हो, तो वहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ रहे हो, राइट. और उन्हीं पाथवेज से रिलेटेड जो सेल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ रहे हो, उस ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या हो रहा है वो आप बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ रहे हो. तो बेसिकली इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत ज़्यादा नोट्स एग्रीगेट करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि वी मिस आउट ऑन द मेन थिंग विच इज़ कॉन्सेप्ट. हम जितना ज़्यादा उसको रिविजन देंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन स्टैब्लिश होते जाएंगे, राइट. वो तो आप समझ ही रहे हो कि मसल मेमोरी बिल्ड करने में टाइम लगता है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेस इज़ मोर. चाहे तो आप कहीं लगा लो इस चीज़ को लिख के. एंड सेकेंड वन इज़ रिविजन इज़ द की. रिवीजन इतना ज़्यादा आपको करना है, जो भी आपके पास मटेरियल है. अब सिर्फ रिवीजन का टाइम रहता है आपके पास. आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ नया उठाओ, नया पढ़ो एंड मेक अ कॉन्सेप्ट. हाँ, थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ सकते हो. फॉर एग्जांपल जो आप भूल जाओगे, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए. आपका डेली एक टाइम होना चाहिए जब आप एंटीबायोटिक्स डेली देखोगे, ठीक है. कुछ इनहिबिटर्स हो गए. ये जो चैप्टर्स होते हैं जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस, आई वुड सजेस्ट कि इन्हें तो डेली भी देखा जाए तो कम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करते हैं. तो एक टाइम आप बना सकते हो इन 7 दिनों में, आइदर बीट मॉर्निंग, बीट इवनिंग और आफ्टरनून, डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस. तो आप कोई भी टाइम बनाओ और रिविजन करना स्टार्ट करो. प्रॉपर रिविजन्स दो. एंड सी, रिविजन इस नज़र से भी होता है कई बार कि वी स्टार्ट एन्जॉइंग द सब्जेक्ट, है ना. हम एन्जॉय करते हैं. हमने एक चीज़ पढ़ ली, फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कॉपी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ और सडनली मैंने पढ़ा कि सो एंड सो थिंग्स हैपन, ठीक है. अब मैं इस चीज़ को उठा के गूगल कर रही हूँ, फिर मैं गूगल करके उसका रीज़न देख रही हूँ और गूगल में आई गेट अ लॉट ऑफ सब इंटरेस्टिंग थिंग्स. अब मैं उनको भी गूगल कर रही हूँ, तो इसमें टाइम चला जाता है. रिवीजन का पर्पज़ आपको पता होना चाहिए जस्ट बिफोर, मतलब जब भी आप वेन एवर यू स्केड्यूल योर रिविजन, सबसे पहले आपको पर्पज़ पता होना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट नहीं करना चाहते हो. अभी यू हैव ऑलरेडी ऑल द इन्फॉर्मेशन रिटन इन योर नोटबुक या फिर आपकी बुक में. यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट. आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है. ये एक स्पाइरल होता है. बहुत बार बहुत इंटरेस्ट आता है, उस वजह से हम टाइम पे अपने रिविजन्स कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट. फर्स्ट वन, लेस इज मोर. सेकेंड वन, रिविजन इज द की. रिविजन करना ही करना है. थर्ड थिंग, रादर देन, दो ही सिचुएशंस होंगी अभी कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, आज टू आपका सीएसआर का ही सिलेबस है बीआरसी के एग्जाम के लिए, या फिर आपकी कुछ यूनिट स्ट्रांग है एंड आप उनको टारगेट कर रहे हो. बोथ द सीन्स, बोथ द स्ट्रैटेजीज आर परफेक्टली फाइन. एक से क्या होगा, अगर आप कुछ यूनिट्स टारगेट कर रहे हो एंड यू हैव 100% होल्ड ऑन दीज यूनिट्स, तो उससे आप एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट. और अगर आपने बिट्स एंड पीसेस में पूरा सिलेबस पढ़ा है एंड उसकी भी आपने रिविजन्स प्रॉपर दिए हैं, तो आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होगी
पीसेस में कंप्लीट करने का बेनिफिट ये है कि आपके साथ बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन से एटलीस्ट अपने लिए मार्क्स फेच करने का मौका मिलेगा, राइट। उसके बाद 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए कि दोनों स्ट्रैटेजीज परफेक्टली फाइन है, तो हमें इस तरीके की टेंशन नहीं लेनी है कि यार मेरा तो सिर्फ इतना ही पोर्शन स्ट्रांग है या फिर मैंने सब कुछ पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह फाइन है। 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई। चौथा, मैंने जो आपको टारगेट लिस्ट दी है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड ब्लर्टिंग मेथड जिसको बोलते हैं उससे रिवीजन करना स्टार्ट करो। अब मैंने पीडीएफ्स भी सेंड कर दिए हैं उसके टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक यूनिट उठाओ, उस यूनिट के जितने भी सब टॉपिक्स मैंने दिए हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। अब एकदम इंपॉर्टेंट तो देखिए पूरा सिलेबस ही आपका इतना अच्छा है कि उसमें से एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हैं जो सीएसआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो डीबीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बीएआरसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेके एक टॉपिक उठाया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा हुआ है पीआई, पीआई के फॉर्मूले लिखे, आगे बढ़ो। डाइप्रोटिक के लिए लिखा, पॉलीप्रोटिक अमाइनो एसिड के लिए लिखा, उसके बाद आप आगे बढ़ो। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, मान लो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन है, तो आप बेस्ड अपॉन उनकी आर साइड चेन जो होती है उसके बेसिस पे, अगर मान लो पोलर की बात हो रही है या फिर एलिफैटिक की बात हो रही है, फिर नॉन पोलर की बात हो रही है, आप रिवीजन इस तरीके से ब्लर्टिंग से करना स्टार्ट करो। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे दिमाग में रिटेन्ड है। और आप सिर्फ एक यूनिट के लिए 1 घंटा दीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फाइनल बात यह है कि बीएआरसी को बहुत ज़्यादा हाइप मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में प्रेशर बना देगी आपके लिए कि यार ये तो डिफिकल्ट पेपर है। होता क्या है कि आपको अपनी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी 100 क्वेश्चंस उठाइए, एक दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ने की आपको हैबिट रहेगी एंड इट विल हेल्प यू इन द सेंस कि आप वहाँ पे ना 100 क्वेश्चंस पढ़ जाओगे एंड यू विल बी लाइक मुझे कुछ नहीं आ रहा, देन यू विल नेक्स्ट राउंड में आप जाओगे, ठीक है। जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आते होंगे। थर्ड राउंड तक आते आते यू विल बी सो मच सॉर्टेड कि मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, और वही कॉन्फिडेंस गेन कराता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बीआरसी का एग्जाम डिफिकल्ट लगे फाइनल डे पे, तो सबके साथ ही यही हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये काम मेंटेन करके रखना है कि आप बहुत हाइप मत करिए कि अरे बहुत डिफिकल्ट पेपर है, ऐसा नहीं है, सिलेबस वही है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर सिलेबस की हो जाती है तो बीआरसी का एग्जाम निकलना चाहिए। दैट्स अ पैरामीटर ऑफ कि आपकी स्टडीज जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो फाइनली ये बात है कि अपने दिमाग में उस एग्जाम को अपने से बड़ा मत बना लीजिए। आपकी प्रिपरेशन डिफाइन करेगी कि आप उस एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। अब देखो, अगर रियलिटी में हम बात करें तो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, यानी कि 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड ताकि आप 120 मार्क्स रीच कर सको। अब 122 गया है मैक्सिमम कट ऑफ, या फिर 125 से ज़्यादा तो गया नहीं है। तो अगर आप 145 क्वेश्चंस भी अगर आप 45 क्वेश्चंस भी करेक्ट अटेम्प्ट करते हो ना आउट ऑफ 100, तो आपको 135 मार्क्स मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि आपके पास एज बहुत ज़्यादा है उन 100 क्वेश्चंस में, आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत एक्यूरेट रहने वाले इंसान हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए 45 क्वेश्चंस पे या 50 क्वेश्चंस पे मैं बोलूँगी। वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर पर्सनली बताऊं तो आप 50 प्लस क्वेश्चन करके आइएगा, अंडर 60 बट 50 प्लस क्वेश्चन करके आइएगा। कोशिश करिएगा कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही हो, एंड प्लीज मेक श्योर कि यू नो हाउ मेनी नेगेटिव्स यू हैड अटेम्प्टेड सो फार, है ना। जब आप अटेम्प्ट करने लगो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अभी तक कितने नेगेटिव्स कर चुका हूं या कर चुकी हूं, विच विल हेल्प यू कि आप आगे ज्यादा नेगेटिव्स अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो आई होप ये 5 चीजें अगर आप यू विल इनकलकेट दीज और आप इनको फॉलो थ्रू करो फॉर 1 वीक, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज हर एक चीज़ मेरी अपनी की हुई है, हर एक चीज़ मैंने अपने पे अपनाई है एंड उसका रिजल्ट देखा है मैंने, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी एंड डू लेट मी नो कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐसी टेंशन या स्ट्रेस वाली चीज़ें आ रही है, वो हम कमेंट सेक्शन में ही सॉर्ट आउट कर देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान हो अपनी पढ़ाई के लिए, आप इसके लिए परेशान मत हो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस तो होगा ही ना। एनीवेज यू आर वेरी सीरियस, स्ट्रेस मतलब आप सीरियस हो उस गोल के लिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।